हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी 3.0 स्टेट 2024 की तैयारी करें तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी और एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है सिर्फ 300 रुपीज़ के अंदर, जिसमें आपका 100% सिलेबस कवर हो जाता है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जितने भी आपके क्लास होंगे यूट्यूब पे, सारे पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सीखने की वो अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या ऑप्शन डी है अवधान। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, सीखने का पठार। सीखने की वो अवधि जिसमें बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता है उसे शिकार का पठार कहते हैं। इसका कारण अभ्यास में कमी, विषय का रुचिकर न होना, कठिन होना आदि इसमें शामिल हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, इसे आप याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों में कितने जोड़े होते हैं? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ गुणसूत्रों के बारे में। स्पेशली मैंने एनसीईआरटी में मैंने आपको डिटेल में बताया था। पहला ऑप्शन है 22, 23, 24 या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जो 23 जोड़े होते हैं आपके मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, जिसमें आपका 22 जोड़ा जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है फीमेल में, मेल में 22 जोड़े दोनों सेम होते हैं। लेकिन जो लास्ट का जो जोड़ा होता है आपका 23वां नंबर, वो निर्धारित करता है आपके बच्चे का आपके सेक्स को लेकर, जिसमें मेल में आपका होता है एक्स और आपका फीमेल में होता है एक्स और मेल में आपका वाई होता है, ठीक है? जो कि आपके बच्चे को निर्धारित करता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, तो आपको पता होगा कि जो आईक्यू होता है उसको निकालने का सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, या ऑप्शन बी है बुद्धि लब्धि इक्वल टू, या ऑप्शन सी फिल इन द ब्लैंक इंटू 100, या ऑप्शन डी वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया है? कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होता है या उसे एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पे और कबूतर पे किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने का प्रयास और भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो कल के वीडियो में मैंने बताया भी था, थॉर्नडाइक साहब ने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था, जिसे हिंदी में प्रयास और भूल के नाम से जानते हैं, ट्रायल एंड एरर। इसका नाम याद रखिएगा। ये सवाल आपके स्टेट में पूछा भी गया था, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉलर निम्न में किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व का सिद्धांत, या ऑप्शन डी अधिगम का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अधिगम का सिद्धांत। कोलर ने अधिगम के सूत्र और अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जैसे कि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। इनके अनुसार सीखना जो होता है वो एक आकस्मिक क्रिया माना जाता है। इन्होंने एक चिपंजी पर अपना प्रयोग किया था, जिसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि की तरल क्रिस्टलीय प्रतिमानन के प्रतिपादक कौन थे? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आपको बताना है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टल प्रतिमान के प्रतिपादक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, या ऑप्शन डी है स्किनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने एनसीईआरटी में आपको बताया था,
क्रिस्टल प्रतिमान के प्रतिपादक आपके कैटल साहब को माना जाता है, जो कि बुद्धि के तरल क्रिस्टल के प्रतिपादक आर.बी. कैटल इनका फुल नाम है और तरल सिद्धांत वास्तुनुक्रम कार्यकुशलता पे आधारित माना जाता है इनका सिद्धांत, जबकि क्रिस्टल अनुभव, अधिगम और अनुभव पर आधारित होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन-सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय की असहयोग, शारीरिक सीमा या ऑप्शन डी है ज्ञान की सीमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में किसके सुधार हेतु किया जाता है? पहला ऑप्शन है समझ, अनुप्रयोग, क्रिएटिविटी या ऑप्शन डी है समस्या समाधान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट से आपके हर बार 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। अधिगम, अनुभव और परीक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, एक कथन किसका द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन है गेट्स और अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड या ऑप्शन सी स्किनर या ऑप्शन डी है कॉर्नबैक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गेट्स और अन्य। अधिगम जीवों पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया जो कि आप सीरियड से पढ़ते आ रहे हो कि जो आपका अधिगम है, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी वो प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित कर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और गेट्स और अन्य वैज्ञानिकों ने कहा था कि अधिगम, अनुभव और परीक्षण के परिणाम स्वरूप जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्डमैन से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो। आपको बताना है कि गोल्डमैन किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, इमोशन से, आध्यात्मिक से या ऑप्शन डी है सामान्य बुद्धि से। तो आपने नाम सुना होगा डैनियल गोल्डमैन, जो कि आपकी इमोशन बुद्धि से संबंधित माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं और इमोशन को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता इमोशन बुद्धि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इनका नाम याद रखिएगा, गोल्डमैन। इनका फुल नेम क्या था? डैनियल गोल्डमैन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण क्या मापन करता है? ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण क्या मापन करता है? व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी है पढ़ने की दक्षता का या ऑप्शन सी बुद्धि का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आपका आईक्यू होता है, आईक्यू का जो नापने का मेथड होता है वो स्टड बिने ने बताया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा भिन्न है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो बाकियों से डिफरेंट है। पहला ऑप्शन है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अयोग का सिद्धांत, ड्राइविंग रिएक्शन का सिद्धांत या ऑप्शन डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत होता क्या है? तो याद रखिएगा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत एक प्रकार का मोटिवेशन सिद्धांत का एक प्रकार माना जाता है, जबकि अन्य तीनों का संबंध आपके अधिगम से है, लेकिन ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत सिर्फ आपके मोटिवेशन सिद्धांत से रिलेट करता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है आपके बाकियों से डिफरेंट है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अंतमुखी, बहिर्मुखी और एक 3 प्रकार के मैंने मुखी बताए थे। पहला था अंतमुखी और बहिर्मुखी और एक और टाइप था जो कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तीसरे का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है ये किसके द्वारा दिया गया था? आपको ये बताना है, फ्रॉइड, यूंग, मन या ऑप्शन डी या अल्बर्ट। मैंने ये तीनों के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था एनसीईआरटी का। अगर आपने एनसीईआरटी का सीरीज़ नहीं देखा है क्लास 11 और 12 का तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि एक पूरा प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी 11 और 12 का जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था, तो आप अगर उस दिन वीडियो देखा होगा आपने, तो उसका आंसर आप आसानी से इसमें बता सकते हो।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी होगा, यूंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? पहला ऑप्शन है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या ऑप्शन डी है विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान जो होता है वो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर माना जाता है। बोध में बालक वस्तुओं की ओर बेहतर तरीके से जानता है कि अनुप्रयोग में वस्तु का प्रयोग करता है और विश्लेषण में वस्तु का विश्लेषण करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ज्ञान, जो कि नॉलेज इंग्लिश में आप बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों के सामाजिक विकास को क्या प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जनित तत्व, शारीरिक तत्व या ऑप्शन डी है वासनुगत तत्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक परिवेश से तत्व जो होते हैं वो बच्चों के सामाजिक विकास को इफेक्ट करते हैं। परिवार के पश्चात समाज, आसपास का वातावरण, स्कूल आदि ये सब जो है आपके बालकों का सर्वांगीण विकास का कारण माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बालक है जो कि साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। ये उदाहरण किसका है? ऐसे सवाल आपने सीटेट और आपने अदर टेट में देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सवाल आपके स्टेट में पूछा भी जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पॉजिटिव अधिगम सिद्धांत। जैसे कि अगर आप साइकिल सीख रहे हो, कोई आपका पुराना एक्सपीरियंस है और वो जो पुराना एक्सपीरियंस है किसी काम में वो आपको मदद मिलता है, तो उसको हम पॉजिटिव ट्रांसफर अधिगम कहते हैं, ठीक है? पॉजिटिव लर्निंग थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है? जो एक पहले का जो काम है वो आपके आगे आने वाले काम में मदद मिले, तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन-सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? पहला ऑप्शन है मानसिक विकास में भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या ऑप्शन डी है कल्पना और संज्ञानात्मक विकास से संबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, द्रुतगामी विकास का सिद्धांत, जो का एक काफी प्रमुख नियम है। इसमें जो होता है व्यक्ति की लंबाई, भार, कद आदि में परिवर्तन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है अनुकूलित परिवर्तन का सिद्धांत, कंटिन्यूटी विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या ऑप्शन डी समान प्रतिपान का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अनुकूलित परिवर्तन का सिद्धांत आपका विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? गैसले या हॉडलॉक, मेरेडिथ या ऑप्शन डी है डॉगलस और हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, हॉडलॉक। क्वेश्चन नंबर 21, मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? मैंने अपने एनसीईआरटी में आपको डिटेल में बताया था, मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किया था। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है ड्रेवल, मैक्टूगल, थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकडूगल। इनका फुल नेम जॉन ए मैकडूगल, जो कि आपके इमोशन से संबंधित मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डिवाइड किया था, जिसमें आपके प्रमुख रूप से आपका भय, घृणा, काम, ईर्ष्या, प्रेम आदि शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 22, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान ये किसका स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन है डम्बिल का, रॉस का, मन का या ऑप्शन डी है मैकडूगल का। तो ये आपका फेमस स्टेटमेंट जो कि आप एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है,
ये स्टेटमेंट आपके डोंबिल का है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण जो होता है वो आपके डोंबिल का स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन-सा सीखने का मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था जो थॉर्नडाइक का मुख्य नियमों है, उसमें कौन-कौन से नियम होते हैं। पहला आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, जो कि बहुअनुक्रिया का जो नियम है, वो आपके थॉर्नडाइक साहब द्वारा नहीं दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, क्योंकि आपको नहीं है बताना था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण का प्रतिपादन किया था? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या ऑप्शन डी है चित्रांकन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया था, जो कि एक व्यक्तिगत रूप से सीखने अनुदेशों को समझाने और समस्या को समाधान से संबंधित माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला ऑप्शन है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन बी है सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, बी स्किनर, बिल्कुल सही है। सीखने की क्लासिकल सिद्धांत पैवलॉव ने दिया था। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ जो क्लासिकल सिद्धांत है वो आपके पैवलॉव साहब ने दिया था, और सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल ने दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपका सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल ने नहीं दिया था, ये युग्म गलत है। से सभी आपके जितने भी ऑप्शन है बाकी सारे सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने करी थी? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है क्रेसमर, यूंग, कैनन या ऑप्शन डी है स्पेंजर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, कैनन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा कैनन ने की थी। कैरेसमन ने शारीरिक रचना के हिपोक्रेट्स के कैरेक्टर्स के आधार पर व्यक्तित्व पर चर्चा की थी, जो कि मैंने आपको एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में बताया था हिपोक्रेट्स के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्धि के दिकारक सिद्धांत के प्रतिपादित किसने किया था? काफी आसान सा क्वेश्चन है, स्पीयरमैन। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है क्रो एम क्रो, गॉल्टन, रॉस या ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गॉल्टन। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस के गॉल्टन का नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, जो कि व्यक्तित्व भिन्नताओं के अध्ययन सबसे पहले आपके गॉल्टन साहब ने किया था। प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन मिस प्रिंट है। आपको बताना है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में किस अवस्था से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या ऑप्शन डी है मध्य किशोर अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मध्य किशोर अवस्था। चाहे वो विद्रोह की भावना हो, उसकी जो मुख्य प्रवृत्ति होती है वो किशोर अवस्था से संबंधित मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का जो स्वभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा विद्रोही होता है और अपने साथियों के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसका फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को बस एक काम करना है, सारे तीसों के 30 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर के साथ नंबरिंग वाइज़ आपको आंसर टाइप करने हैं और आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है, क्योंकि मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट को मैं अच्छे से पूरा ध्यान से देख रहा होता हूँ कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन कितने लोग सही आंसर बता पा रहे हैं, कितने लोग गलत आंसर बता पा रहे हैं। तो आपको ट्राई करना है
सारे क्वेश्चन को आंसर अपने मन से टाइप करने का, चाहे आप गलत टाइप कर रहे हो, चाहे सही टाइप कर रहे हो। लेकिन कोशिश करना कि आपका स्कोर आउट ऑफ 30 क्या है, आप लोग को लास्ट में बताना है कि आपका स्कोर आउट ऑफ 30 क्या है। ठीक है? सारे लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करने के बाद आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करने के बाद आपको फ्री में ये नोट्स, ये जो पीडीएफ है आपको दे दिया जाएगा। अगर आपने कॉम्बो लिया हुआ पहले से, तो आपको ये पीडीएफ जो है फ्री में शेयर किया जाएगा। आपको बस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना है, आपको फ्री में पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए मैंने एक बार भी आपको नहीं बोला था। तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है, आप लोग के लिए इतना मेहनत की जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग के लिए टॉप 30 बिहार स्पेशल जीके क्वेश्चन कराया जा रहा है डेली 6 बजे। तो उस वीडियो को भी ज़रूर जॉइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें टॉप 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, डेली शाम 6 बजे टॉप 30 बिहार स्पेशल क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।